आम चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। जिन 21 राज्यों में मतदान हुआ, उनमें से कई ऐसे राज्य हैं जहां मतदान का काम पूरा हो गया। यानी कि वहां जितनी भी लोकसभा सीटें थीं, उन पर वोटिंग हो गई है और ऐसा ही एक राज्य है उत्तराखंड। जो चिंता है चुनाव के जानकारों की और राजनीति के पंडितों की, वो ये है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले मतदान कम हुआ। ज़ाहिर है, जो बुनियादी और बड़ा सवाल है कि ये कम मतदान क्या कहता है? एक राज्य है उत्तराखंड, उस राज्य में भी मतदान का काम पूरा हो गया है। वहाँ के सभी सीटों पर वोटिंग हो गई है और वहाँ भी ऐसा ही रहा है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। धामी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। जी, नमस्कार। ये जो 5-6% वोट परसेंट कम रहा है, इसके मायने क्या हैं आपके लिए? देखिए, चूँकि चुनाव उत्तराखंड में पूरी तरह से एक तरफ़ा चुनाव था और भाजपा और मोदी जी को जो लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्होंने सबने वोट दिया है। जो विपक्ष में पड़ने वाला वोट था, वो नहीं आया और अंतर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अंतर वही रहने वाला है और बड़ी मार्जिन से जीतने वाले हैं और अब ठीक है मार्जिन ये वोटिंग का प्रतिशत कम होना एक विषय हो सकता है, लेकिन बहुत चिंता की कोई बात नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लोग वोट देने के लिए नहीं गए, वो विरोधी थे। हाँ, उनको लगा कि भई हमारी जिस विचारधारा को या जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे वो या वोट करते थे, उनका कोई चांस दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनके अंदर उदासीनता दिखाई दी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों ने सबने वोट किया है। पहले फ़ेज़ में जो 102 सीटों की पोलिंग हुई है और दूसरे फ़ेज़ में जो पोलिंग होगी, अगर वोट परसेंटेज ऐसे गिरता रहता है, तो चिंता विपक्ष की कम होगी, आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको अभी पहला जो फ़ेज़ गया है 102 का, इसके बारे में आपका अनुमान क्या है? और दूसरे फ़ेज़ की तैयारी क्या है? देखिए, हर फ़ेज़ में चुनाव ज़्यादा आपको लगता जाएगा पहले फ़ेज़ में थोड़ा कम हुआ होगा मतदान, दूसरे फ़ेज़ में बढ़ेगा और मतदान जो भी हुआ है, उसमें बिल्कुल कम्फ़र्ट तरीके से लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। पहले फ़ेज़ में भी दे रहे हैं, दिया है, सेकंड फ़ेज़ में भी देंगे, थर्ड में भी देंगे, फोर्थ में भी देंगे, फिफ्थ में भी देंगे, सिक्स्थ में भी देंगे और सेवेंथ में भी देंगे। इस बार का पूरा चुनाव ऐतिहासिक होगा और ये वोटों का जो परसेंटेज है या वोटों का जो प्रतिशत है, वो बहुत ऐतिहासिक होगा। देश में बहुत बड़ी विजय होगी इस बार। पहले फ़ेज़ के बाद अचानक से बीजेपी का रुख, रवैया, ज़ुबान सब बदल गया है। यूसीसी है, मुसलमान है, राम हैं। तो आप बाकी जिनकी बात आप कर रहे थे कि हिंदुस्तान है, विकास है, तरक्की है, चंद्रमा पर हमारा अभियान है और डिफेंस में हमारा इतना बड़ा कमाल है, ये सब कहीं गायब हो गए हैं, अब यहीं आकर के आप टिक गए। नहीं, नहीं, तो विकास तो सबने देखा ही है। मोदी जी की सरकार तो विकास को समर्पित सरकार रही है, गरीबों को समर्पित सरकार रही है। तो इसके अतिरिक्त ये भी है कि भई देश के अंदर जो तुष्टीकरण की बात कांग्रेस कर रही है, अपने मैनिफेस्टो को लाई है, वो चाहती है कि केवल कांग्रेस का विकास हो, बाकी सबका विनाश हो जाए। एक वर्ग की बात इसलिए कर रही है कि उसको वोट बैंक चाहिए। तो सामने जो बातें सही बातें हैं, ये कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा है, जो देश को खोखला करने का एजेंडा 60 सालों तक चलता रहा है, उसी एजेंडे को फिर से उन्होंने बढ़ाना शुरू किया है। इसलिए चुनाव में जैसी-जैसी परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे-जैसे लोगों के सामने मुद्दे आते हैं, वैसी-वैसी बातें होती हैं। एक बात मुझे समझ में कभी नहीं आई कि आप कहते हैं कि कांग्रेस तो अब कहीं नहीं है, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस देश का विनाश करती है और आपकी पूरी लड़ाई कांग्रेस बेस्ड होती है, कांग्रेस की तरफ होती है। आप ममता की तरफ नहीं जाते, अखिलेश की तरफ नहीं जाते, केजरीवाल की तरफ नहीं जाते हैं। आपके लिए एकमात्र अगर कोई विरोधी है तो कांग्रेस है। तो फिर खत्म कैसे है? उसकी ताकत कम कैसे? देखिए, कांग्रेस देश के अंदर 60 सालों तक राज करने वाली पार्टी रही है और आज भी गठबंधन कहीं न कहीं कांग्रेस के आस-पास बनता है और कांग्रेस ने ही देश में जब राज किया, कांग्रेस ने ही इतनी खराबियाँ की हैं, तो लोगों को पता लगना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए, आने वाली नई पीढ़ी को भी पता लगना चाहिए कि कांग्रेस ने कितने कारनामे किए हैं, काम कम किए हैं देश के अंदर, करप्शन ज़्यादा किया है, काले कारनामे ज़्यादा किए हैं। इनके कारनामे इतने हैं कि अगर आप उनको गिनाने लगेंगे तो कई घंटों लग जाएँगे। इन चुनाव से पहले आपने यूसीसी
ला करके एक बुनियाद, एक ज़मीन तैयार की। आप ये भी कह रहे हैं कि चुनाव खत्म हो जाएँगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। यूसीसी सिर्फ़ चुनावी था या यूसीसी देश में केंद्र की सरकार के लिए एक रोड मैप भी है? देखिए यूसीसी उत्तराखंड के अंदर हमारा उत्तराखंड की जनता से किया हुआ वायदा था। हमारा संकल्प था 2022 के विधानसभा चुनाव का। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड में जब चुनाव में गए थे, तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी के लिए यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने उस पर काम किया है। हमने अपना संकल्प पूरा किया है। हमने अपना वायदा निभाया और हमारी पार्टी का ये जनसंघ के ज़माने से संकल्प रहा है। देश के अंदर यूसीसी होना चाहिए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य और केंद्र कभी भी इसको अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। उस समय में भी लागू होना था लेकिन उस समय सहमति नहीं बन पाई, लेकिन इसका प्रावधान किया गया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस संविधान सभा में थे। उनका भी मत था कि यूसीसी लागू होना चाहिए, देश के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो हमने उसी संविधान के अनुरूप, हमारी पार्टी के संकल्प के अनुरूप, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटियाँ देश के अंदर है, उसी गारंटी के अनुरूप ये गारंटी वहाँ उत्तराखंड में पूरी करी है। आप कह रहे हैं कि जनसंघ से ही हम इसको यूसीसी को लेके चल रहे हैं। बीजेपी अपने 3 संकल्पों में से 2 पूरा कर चुकी है। 370 भी और राम मंदिर भी। यूसीसी आपके इस बार के घोषणा पत्र में है। जो विरोधी हैं आपके, वो कहते हैं कि दरअसल इसकी मंशा जो है वो गैर बराबरी की है। आप बाकी एक धर्म विशेष को छोड़ करके बाकी लोगों के साथ आप खड़ा हो रहे हैं, इसलिए कि आप देश में पोलराइजेशन चाहते हैं, आप एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है, एक तरफ हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र प्रस्तुत हुआ है देश के सामने, उस संकल्प पत्र में देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता बताई गई है। यूसीसी लागू करने की बात की गई है, उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र पूरी तरह से तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला है। वोट बैंक की राजनीति को जो कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस गठबंधन के लोग करते रहे हैं, वही उसमें दिखाया गया है। एक तरफ हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं, यूसीसी उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की चीज़ों को लागू करने की बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसा है, मैं चाहता हूँ कि वैसा ही रहे। बदलाव के हक में हम हैं, लेकिन सहमति होनी चाहिए, उसमें उन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। अब आपको लगता है कि सहमति और भागीदारी से देखिए, यूसीसी ये किसी के विरोध में नहीं है। ये तो एक तरह से मानिए कि देश की आधी आबादी का पूरा कानून है। हमारी मातृशक्ति के लिए ये पूरा कानून है, उनके सशक्तिकरण का भी है, सुरक्षा का भी है, उनके भविष्य का भी है। हर एक वर्ग का उसमें पूरी तरह से सुरक्षा, उनकी सब चिंता की गई है उसमें। इसमें कोई संदेह जैसी स्थिति नहीं है, उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, तो जो संदेह है वो भी समाप्त हो जाएँगे। आप मानते हैं कि यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी होगी, उनकी ज़िंदगी में हाँ, बदलाव आएगा? मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी होगी, उनको 3 तलाक, जो हलाला और इद्दत, 3 तलाक से पहले ही चूँकि देश के अंदर कानून बन चुका है, हलाला, इद्दत जैसी और भी कुरीतियाँ हैं, उनकी सुरक्षा है, उनका आत्मबल बढ़ेगा, उन सबको आगे आने का अधिकार मिलेगा। पुरुष वर्ग का भी इसमें ध्यान किया गया है, बुजुर्गों के लिए भी किया गया है, बच्चे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते-रहते जो पैदा होते हैं, उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी उसमें प्रावधान किया गया है कि उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। तो हर वर्ग की चिंता की गई है इसमें। धामी जी, एक बात समझ नहीं आती, आपकी सरकार कहती है कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी आप बहुत अच्छा करते हैं। राशन का, इलाज का, शौचालय का, जितना बंदोबस्त है, कल्याणकारी योजनाएँ, उनका फ़ायदा मुसलमानों को मिल रहा है। ट्रिपल तलाक आपने ख़त्म करके मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश की आपने। यूसीसी भी आप कह रहे हैं कि उसमें भी मुस्लिम महिलाओं और बाकी मर्दों की बेहतरी है। फिर भी एक जो राय रहती है कि मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम जनमत बीजेपी के साथ नहीं चलता है। कारण क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है, लोग अब मोदी जी ने जो काम शुरू किया है और जो योजनाएँ आई हैं, वो किसी वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र रहा है और जितनी भी योजनाएँ देश के अंदर आई हैं,
सभी गरीबों को समर्पित रही है। उसमें ये इस बात पर कोई भेद नहीं किया गया है कि कौन किस वर्ग का है, कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। सबके लिए समान रूप से योजनाएँ लागू हुई हैं और सब लोगों ने समान रूप से उसका लाभार्थी भी लोग हुए हैं, उसका लाभ भी लिया है। तो देश की जनता आज विकास के नाम पर वोट कर रही है और जो लोग दंगा करवाते थे, 2 लोग तुष्टीकरण करते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे, डराते थे, धमकाते थे, आज फ़र्क भी लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश समानता की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरे सवाल का लब्ब-लुबा अब ये रहा, जानना चाहता हूँ कि 24 करोड़ की आबादी इस देश में मुसलमानों की, वो आपको 6% 7% वोट देता है, कहीं-कहीं 4% देता है। पसमानदा को लेकर के प्रधानमंत्री जी लगातार सक्रिय रहे। पसमानदा को जोड़ने के लिए पार्टी के भीतर और कई मंचों पर उन्होंने खुल कर के अपनी बात भी रखी। मुसलमानों के लिए आप कल्याणकारी योजनाएँ चलाते हैं, खुल के आप ये भी कहते हैं। फिर भी मुस्लिम मन आपसे नहीं जुड़ा। नहीं, उनको मन बनाना चाहिए, मन बनाना चाहिए और देश के साथ कदम बढ़ाने चाहिए। देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आज हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है, तो इस देश के अंदर रहने वाले जो विकासवादी सोच के लोग हैं उस वर्ग के, उनको आगे आना चाहिए। अभी एक विवाद चल रहा है। प्रधानमंत्री मंचों से कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उसमें यह बात लिखी गई है कि देश के सभी लोगों की संपत्तियों का आकलन किया जाएगा, सबको जोड़ करके उसमें बँटवारा कर दिया जाएगा और महिलाओं का मंगलसूत्र तक वो नहीं छोड़ेंगी। एक माहौल अजीब-सा पिछले 2-3 दिनों में बना है और कांग्रेस भी आपको लेकर के आक्रामक है। तो ये मंगलसूत्र मुस्लिम ये क्यों है? नहीं देखिए ये मनमोहन सिंह जी ने स्वयं कहा है और उन्होंने कहा कि भई देश के जो भी आर्थिक साधन होंगे, आर्थिक चीज़ें होंगी, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपना काम खड़ा किया है, अपना जो भी साम्राज्य बनाया है या जो कहिए जो भी उन्होंने अर्जन किया है, तो उन्होंने कहा है कि उसको जो है समानता से बाँट दिया जाएगा और इस पर सबसे ज़्यादा हक जो है एक वर्ग विशेष का होगा। तो ये तो तुष्टीकरण की बात है। ये तो वोट बैंक की राजनीति है और वही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भई धामी जी कह रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ये बात 2006 नवंबर की है, तो उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर जो पहला हक है, वो अल्पसंख्यक वर्ग का है और उसको लेकर के तब से लगातार बवाल चलता रहा और अब प्रधानमंत्री ने उसी का हवाला दिया है और कांग्रेस के घोषणा पत्र का भी हवाला दिया है कि ऐसा हो जाएगा, बवाल है। कांग्रेस कह रही है कि मेरे घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमने ये कहा है कि आय और लोगों के बीच में जायदाद, बहुत सारी एक बड़ी आबादी है जिसकी संपत्ति लगातार घट रही है और कुछ लोग हैं जिनकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। तो ये जो खाई है इसको पाटने की हम कोशिश करेंगे, ना कि हमने कहा कि मंगलसूत्र और बाकी संपत्ति लेकर के हम बँटवारा कर देंगे। तो ये सिर्फ़ चुनावी तुर्रा तो नहीं है? नहीं देखिए ये तुष्टीकरण की बात हमेशा कांग्रेस करती रही है और अब कांग्रेस को लग रहा है कि उनकी जो नफ़रत की दुकान है, वो पूरी तरह से इस चुनाव में बंद होने वाली है। इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करी है, कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की बात करना शुरू कर दिया है और जो सनातन विरोधी लोग हैं, उनका एक बड़ा-सा जमावड़ा कर लिया है और चुनाव आ रहा है तो उसमें भी वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये देश की जनता भली तरह देख रही है कि कांग्रेस ने हमेशा सबका विनाश का काम किया है। सबका विनाश, कांग्रेस पार्टी का विकास, उनके परिवारों का विकास, ये इनका एजेंडा रहा है। आप एक बात कह रहे हैं, पिछले कई दिनों से मैं आपको सुन रहा हूँ कि जो राष्ट्र विरोधी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र विरोधी जो लोग हैं, उनका मत ज़्यादा है या फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गठबंधन है, वो देश की 140 करोड़ जनता से सीधे-सीधे है। वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और बड़े ऐतिहासिक मतों से बन रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो कहीं न कहीं से एक तरह से स्पॉन्सर आज कांग्रेस को, उनके इंडी गठबंधन को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त हो रहा है। आज चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, अन्य ऐसे कई देश हैं, जो नहीं चाहते कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार से जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वो भी आज सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से
इन सबको कहीं न कहीं फंड कर रही हैं, पीछे से स्पॉन्सर कर रही हैं और एक माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। ज़मीन पर लोग आज मोदी जी के साथ अपना गठबंधन कर चुके हैं। धामी जी कैसे पता चलेगा कि जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हुआ है, वो राष्ट्र विरोधी है, उसको बाहर से फंडिंग हो रही है? आज देखिए मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में जो काम हुआ है, गरीब कल्याण के लिए हुआ है, सेनाओं को सशक्त बनाया गया है, भारत का नाम, मान, सम्मान पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। हर भारतवासी आज गौरव से रह रहा है, देश में, दुनिया में जहाँ भी है, उसका सीना चौड़ा हुआ है, उसको भी मान-सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत आज हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है। हम 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम अग्रसर हैं। भारत सिरमौर भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। तो आज जो भी इसको रोकने के लिए आ रहा है या मोदी जी का विरोध कर रहा है, तो ये तय मानिए कि वो भारत का विकास नहीं चाहते हैं। भारत विरोधी लोग हैं वो जो लोग आज मोदी जी को रोक रहे हैं। क्योंकि देश का जनमानस चाहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुए हैं। देश की आज़ादी के बाद पहली बार कोई सरकार है जो गरीबों को समर्पित सरकार रही है। पहले भी गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी। गरीब हटते चले गए। पहली बार गरीब कल्याण, सुशासन, ये तमाम जो योजनाएँ हैं, उज्ज्वला योजना, इज्जत घर बनाने के काम, मकान, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐसे अनेक योजनाएँ केवल और केवल देश के हर वर्ग को उत्थान के लिए लाया गया है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का प्रयास हुआ है। आप कहते हैं कि गरीबी कम हो रही है, खुशहाली बढ़ रही है, देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। आपका जो प्रतिपक्ष है, जो विरोधी है, वो ये कहता है कि आपके फिर से आ जाने का मतलब ये है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोगों की आज़ादी खतरे में है। आप एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब का इस्तेमाल करके आप लोगों को परेशान करते हैं। देखिए, अभी भी पूरा बहुमत है। देश तरक्की कर रहा है, देश आगे चल रहा है। ये केवल लोगों को भरमाने का काम हो रहा है। किसी प्रकार से कोई न संविधान बदला जाने वाला है, न लोकतंत्र खतरे में। और लोकतंत्र खतरे की बात कौन कर रहे हैं? राहुल बाबा, युवराज, जिनकी दादी ने इस देश के अंदर लोकतंत्र लगाया था, आपातकाल थोपा था देश के अंदर। कैसा अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ किया गया था। आज भी जो लोग उस समय के जो आपातकाल के पीड़ित हैं, आपातकाल में जिनको जेल हुई थी, उनसे कभी आप उन घटनाओं का सुनेंगे, तो आपको लगेगा कितना भयावह था वो काल। और एजेंसियों की जो बात करते हैं, तो एजेंसियाँ उनके लिए कर रही हैं जो घोटाले कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही कहा है कि मैं ना खाऊँगा, ना किसी को खाने दूँगा। तो आज जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, या तो वो सब जेल में हैं या बेल पर हैं। और ये एजेंसियाँ आज से तो काम नहीं कर रही हैं। ये एजेंसियाँ तो इन्हीं के समय की बनी हुई हैं। तो नहीं तो क्यों कहते हैं कि आप उधर हैं, एजेंसियों के रडार नहीं, पे हैं, आप इधर आ जाइए, आपके लिए ज़िंदगी आसान कर नहीं, देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार पर जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, चाहे कहीं भी रहे। अगर कोई अपराधी है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अभी रांची में विपक्ष की रैली थी और यही था कि हेमंत सोरेन को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, अरविंद केजरीवाल को अपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है और ये पूरी एजेंसी आपके इशारे पर काम करती है। सभी मुख्यमंत्रियों को जो भी आपकी जीत के रास्ते में आएगा, उन सबको आप रास्ते से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। एजेंसी आपका हथियार है और रैली इसी के लिए रखी भी गई देखिए, थी। वो रैली कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जनता साफ जानती है कि चाहे हेमंत सोरेन हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो उनके पर्याप्त साक्ष्य एजेंसियों के पास हैं और उसी आधार पर कार्रवाई हुई। अब तो माननीय न्यायालय में मामला है, अगर साक्ष्य होंगे तो न्यायालय उस पर फैसला देगा। इसमें एजेंसियां तो ठीक है, एजेंसियों ने अपना जो काम करना था वो कर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ में हैं। उनके शुगर को लेकर के बवाल चल रहा था। पहली बार इंसुलिन जाकर के दिया गया है। पार्टी कहती है कि इंसुलिन जेल में नहीं दी जा रही है, उनको मारने की साजिश चल रही है। ईडी और तिहाड़ जेल वाले कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ का ठीक है, जैसा है उनके मुताबिक उनका जीवन ठीक चल रहा है। अलबत्ता उन्होंने ही आम मिठाई खा रखी थी। तो अगर जेल में इतना संकट है, तो उत्तराखंड की जेल में आप क्यों नहीं कहते हैं कि छूट कर देते हैं? वहाँ उनका ख़्याल रखेंगे। नहीं, नहीं, यहाँ भी पूरा उनका ख्याल रखा जा रहा है। और जैसा मुझे जानकारी है कि देखिए, उनको जान बहुत प्यारी है। वो केवल बाहर से कह रहे हैं, वो नियमित रूप से अपनी दवा भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। और आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ये सबको पता है। इसलिए केवल और केवल लोगों को इसमें भी भरमाने का काम हो रहा है। लोग हकीकत जानते हैं कि वो किस प्रकार का
किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार लोगों के सामने उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी, आपने वक्त दिया, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।